आज जो ये मौसम है, उस मौसम में भी हमारी माताएं बहनें और इतनी तादाद में ये सब श्रोतागण आए हैं, तो मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम के संचालक भाई संदीप विश्वकर्मा जी, मैं हृदय से उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और विश्वकर्मा समाज के कुल गौरव और समाजवादी पार्टी के चिंतक और माननीय नेताजी के कंधे से कंधे से मिला के चलने वाले उच्च शिक्षा मंत्री रहे प्रदेश के आदरणीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और अपनी नीतियों और रीतियों से जो समझौता न करे, जनता के दुख दर्द को, उनकी आवाज को सड़क से लेकर सदन तक उठाने वाले ऐसे यशस्वी यहाँ के विधायक आदरणीय आर के शर्मा जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस समय हमारे जिले के जो प्रतापगढ़ की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। गलत धाराओं में हमारे जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को फंसा करके बंद कर दिया गया है और दोनों भार को अपने कंधों पर उठा करके आदरणीय महासचिव जी गिलानी जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भाई जुनैद खान जी जिला उपाध्यक्ष हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भाई शशिकांत जी हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भाई ब्रजेश यादव जी हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भाई महेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। भाई साजिद अली जी हैं यूथ अध्यक्ष, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भाई उमेश वर्मा जी हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों से अभी मेरी उतनी पहचान नहीं हो पाई है। दूर दराज से जो विश्वकर्मा समाज के बुद्धिवत विद्वत्गण हैं, मंच पर मंचासीन हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, हर आदमी का अपना अपना नेचर होता है। मैं थोड़ा प्रकृतिवादी हूँ। हमारे सामने बैठे भाई जिला प्रदेश के राष्ट्रीय महासचिव शिक्षक सभा के आदरणीय राजकुमार पटेल जी हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी वार्ता नहीं करूँगा, क्योंकि आज हमें मुख्य रूप से अपने मुख्य अतिथि को सुनना है। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि आज जो यह लड़ाई है वो सच और झूठ की है। आज जो ये लड़ाई है वो पूंजीवाद बनाम समाजवाद की है। और आप समाज में अक्सर देखे होंगे कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो ईमानदार व्यक्ति पर उंगलियां पहले उठाया करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हम अपने आसपास पड़ोस में देख सकते हैं। और इसीलिए अभी बैठे बैठे जब जिलानी साहब बोल रहे थे तो मैंने ये तय किया था कि मुझे बहुत वैसा भाषण नहीं देना है। मैं दो चार बातें जिनसे हम आप लोग अक्सर सीखते रहते हैं उन्हीं को साझा करके बात को अपने विराम दूंगा।
आज सुबह ही मैं पेपर देख रहा था, उसमें लिखा गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और अमित शाह जी के द्वारा कि माननीय अखिलेश यादव जी को बनारस जाकर के गंगा में अपने पाप को धो लेना चाहिए। कुछ देर के लिए मैं स्तब्ध रह गया कि एक ऐसा मुख्यमंत्री रहा इस प्रदेश का जो गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए, कन्याओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र में काम करने के लिए आदी बन चुका था। आप बताइए ये किसकी देन है कि आज खाना खुद आपके घर चलकर आता है 100 डायल? ये कोई मामूली बात नहीं है। आप भले उसका नाम बदलकर 112 कर दीजिए। जब कभी कोई हादसा हो जाता था, पहले एक्सीडेंट में वहीं पर वो व्यक्ति तड़प तड़प करके अपनी जान दे देता। आज 108 एम्बुलेंस उसको उठा करके हॉस्पिटल पहुंचा देता। और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति हो, अगर कोई आपदा, कोई मुसीबत आई है और यह बात माननीय अखिलेश यादव जी तक पहुंच गई है, तो पार्टी को उसमें पैसा हो कि ना हो, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तत्काल उसकी मदद करने के लिए हाथ उठाया। ऐसे मुख्यमंत्री को आप कह रहे हो कि गंगा में जाकर के पाप धोए? आप तुलना कर लीजिए, यही उन्नाव में इनके विधायक मंत्री कुलदीप सेंगर किस तरीके से जघन्य अपराध में लिप्त थे और वो बालिका दर दर गिड़गिड़ाती रही। अंततः उसके पिता को भी मौत के घाट उतार दिया गया। तो फर्क साफ है कि ये पापी कौन है। तो एक पापी अपने पाप को छिपाने के लिए उंगलियां पहले दूसरे के ऊपर उठा रहा है। और एक बात ध्यान रहे, आज आप लोग चौकन्ने रहिएगा। आपके खाते में 2000 4000 डाल करके, फ्री का राशन दे करके आपको सिर्फ फंसाने का काम किया जाएगा। इनका मकसद संविधान से, समाज से, देश से, प्रदेश से नहीं है। इनका मकसद है कि किस तरीके से पूरे देश को पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख दिया जाए। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि समाजवाद के बारे में बहुत सारे लोग हमसे कभी कभी प्रश्न करते हैं कि क्या बात है एमएलसी साहब लोग हमसे जुड़ नहीं रहे हैं। मैं युवाओं के बारे में ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं शिक्षक रहा तो थोड़ा अपना अनुभव में शेयर करता हूं। मेरी भी जिज्ञासा हुई कि समाजवाद को जाना जाए, और समाजवाद को जानने के लिए मैंने प्लेटो को भी पढ़ा, अरस्तू को भी पढ़ा, कार्ल मार्क्स को भी पढ़ा, बेंथम को भी पढ़ा, कबीर को भी पढ़ा, कौटिल्य को भी पढ़ा। लेकिन मैंने देखा कि समाजवाद सभी के विचारों में, लेकिन क्या उस समाजवाद को कभी हम जान पाए? समाजवाद के बारे में आज मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि आप कभी कोई किताब मत पढ़िए। समाजवाद एक जीवन की विचारधारा, इसको जानने के लिए किसी किताब की आवश्यकता नहीं होती। आप शहरों में चले जाइए, एक गरीब व्यक्ति
जब सुबह वो उठता है, देखता है कि मेरी पत्नी बीमार है, देखता है कि मेरी बच्ची पढ़ने इसलिए नहीं जा पा रही है कि उसके पैर में चप्पलें नहीं है। छोटे छोटे सपने बुन करके, गंदे कपड़े में रोटी में गांठ लगा करके वो किसी चौराहे पर खड़ा हो जाता है और एक दिन की नौकरी मांगता है। और वह एक दिन की नौकरी कोई ऐसी नौकरी, वो सरकारी नौकरी की डिमांड नहीं करता। ईटा, गारा, बालू, खड़ीजा, ये नौकरी वो मांगने का काम करता है। सोचिए, जिस दिन उस व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता और बैरन हाथ धर रोकता है, तो जितने पायदल मारता है उतने द्वंद उसके दिमाग पर उठते हैं कि आज तो मैं अपने पत्नी के लिए इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था कर ही नहीं पाया। आज बच्ची के लिए जो मुझे चप्पलें ले जाने की, वो तो मैं ले ही नहीं पाया। सोचिए, उस विष के भूत को सतह पान करता है। यदि आप हम लोग उसकी कथा को जान करके अगर थोड़ा भी चिंतन मनन करके उसके निदान के बारे में सोच रहे, तो मुझे लगता है कि उसी दिन पूरे समाजवाद के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर लें। समाजवाद क्या है, इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको किताबें नहीं पढ़नी है। इसी तरह की जो वेदनाएं हैं, जो अनुभव है, इन्हीं के छोटे छोटे कलेक्शन ही समाजवाद है। और एक बात ध्यान रहे, आज भारतीय जनता पार्टी मानसिक डकैती डालने का प्रोग्राम बना लिया। और आप देखे होंगे कि जैसे मछली को फंसाने के लिए कटिया में केचुए को लगाया जाता है, मछली को कुछ पल के लिए लगता है कि मैं भोजन के करीब पहुंच गई हूं, लेकिन हकीकत में वो भोजन नहीं होता, वो उसके मौत का फरमान होता है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने में विफल हो गई, महंगाई रोकने में विफल हो गई, तो आज हमारे ही आपके जेब में डकैती डाल करके कुछ ना कुछ पैसा, कुछ ना कुछ राशन की व्यवस्था, ऐसा दाना फेंकने का काम इसलिए करेगी कि सत्ता में एक बार हम फिर आ जाएं, ताकि आसानी से हम बैंक को बेच सके, आसानी से हम रेलवे को बेच सके, आसानी से हम BSNL को बेच सके। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने समाज में जो जिस मिजाज का हो, आप उसको आदर भाव से वो काम सौंपिएगा। उदाहरण के लिए मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि कोई इंजीनियर कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन वो हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकता, उसके लिए आपको सर्जन की जरूरत पड़ती है। इसी तरह यह समाजवाद एक जटिल घड़ी, इसको समझने के लिए आपको अपने छोटे छोटे अनुभवों का सहारा लेना पड़ेगा। और मैं अपने लोगों से खास तौर पर गुजारिश करता हूं कि आप लोग थोड़ा झुकना सीखिए। बहुत सारे कार्यकर्ता लोग मुझसे बात किया करते हैं कि अम्बेडकर साहब मैं इस गांव आया हुआ हूं, देखिए ये लोग हमसे इस तरह बात करते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, खासतौर अपने लोगों से, कि थोड़ा झुकना सीखिए, अकड़ को छोड़ दीजिए। और झुकना कोई शर्मिंदगी नहीं है। झुकना किसकी पहचान है? झुकना जीवित होने का प्रमाण है। और अकड़ना किसकी पहचान है? अकड़ मुर्दे की पहचान हुआ करती। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये अपील कर रहा हूं कि 2022 का चुनाव यह मकान बचाने का चुनाव है। मकान बच जाएगा, आप कमरे कभी भी बांट लीजिएगा। और अगर इस काम में हम विफल हुए तो याद रहे, भारतीय जनता पार्टी संविधान, समाज, प्रदेश और देश एक साथ मिटाने के लिए पूरी नींव भर चुकी है। इसलिए आप
आदरणीय माननीय मंत्री जी को सुनिएगा। मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। जय हिंद, जय समाजवाद।